नमस्कार मित्रों, आपका अरुणिमा एजुकेशनल पॉडकास्ट पर स्वागत है। हम लोग आज बिहार के महाधिवक्ता के बारे में जानेंगे जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। मित्रों, हम लोग इसमें जो है देखेंगे कि किस प्रकार से जो है बिहार में नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई है ना। अभी तक जो है वर्ष 2023 से लेकर के 2026 के 14 जून तक जो है पीके शाही हमारे अधिवक्ता रहे थे। तो कौन थे हमारे अधिवक्ता? तो ये थे पीके शाही, है ना। तो पीके शाही थे मित्रों। तो पीके शाही जो है वो हमारे पीके शाही थे, है ना। और ये थे 22वें नंबर के महाधिवक्ता। तो ये जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता, इसे इंग्लिश में जो है हम लोग क्या कहते हैं? अगर हम बात करेंगे तो इसे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहते हैं, है ना। अच्छा, महाधिवक्ता को और भी अगर हम केंद्र सरकार के टर्म में बात करें तो इसे जो है सॉलिसिटर जनरल भी कहा जाता है, किंतु जब राज्य सरकार के संबंधित में जब बात करते हैं तब जो है इसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो पीके शाही जो है ये महाधिवक्ता थे कितवें स्थान के? तो 22वें स्थान पर थे, ठीक है, मतलब 22वें नंबर के थे। तो ये जो है इनकी नियुक्ति पहले भी जो है वर्ष 2005 मतलब नवंबर में जो है आपका 2005 से फिर नवंबर 2010 तक जो है ये बने रहे, फिर ये छोड़ दिए, ठीक है। और फिर जाकर के जो है दोबारा जो है ये महाधिवक्ता बने कब? तो वर्ष 2023 में, यानी ये जो है जनवरी महीना जो है उसके 2023 में बने थे ये, ठीक है। और फिर ये 2024 में कब अपने पद से इस्तीफा दे दिए? तो ये दे दिए आपका 14 जून 2026 को, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि जो इसके बारे में कुछ स्टैटिक जीके को कवर करते हैं कि किस प्रकार से जो है कि महाधिवक्ता का पद होता है, उनका क्या कार्य होता है और कौन उनकी नियुक्ति वगैरह करते हैं, ठीक है। इस पर अगर हम लोग देखते हैं तो जो है हमारा इसमें ये राज्य का वकील, एडवोकेट, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एडवोकेट, तो एडवोकेट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वकील होता है। तो ये सरकारी वकील एक तरह से होते हैं, पूरे सरकार यानी हाई लेवल के वकील होते हैं, है ना। ये राज्य सरकार के किसी भी प्रकार की जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें जो है मदद करते हैं। सरकार का कहीं पर केस है, मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई संगठन या कोई जो संस्था है, कंपनी है, तो वो अगर राज्य सरकार पर केस करता है तो उनके तरफ से जो राज्य सरकार के तरफ से जो वकालत है वो कौन करते हैं? महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल करते हैं, ठीक है। तो ये मेन काम हो गया। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे संवैधानिक मतलब जो उपबंध है वो है इसमें जो भाग 6 है उसमें जो राज्य तंत्र है उसमें राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत अनुच्छेद 165 में जो है राज्य महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बात किया गया है कि जो है हर एक राज्य में एक क्या होंगे? महाधिवक्ता होंगे, है ना। और इनकी जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और ये राज्यपाल के पर्यंत यानी राज्यपाल की इच्छा के अनुरूप ही जो है पद पर रह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है बताया भी गया है कि इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? गवर्नर द्वारा की जाती है। और किनके?
मुख्य न्यायाधीश, क्षमा करिएगा उच्चारण थोड़ा गलती हो गया, मुख्य न्यायाधीश और जो मुख्यमंत्री हैं उनके सलाह पर की जाती है। तो अगर इनके योग्यता के बारे में बात किया जाए तो ये जो है महाधिवक्ता यानी वकीलों में भी सर्वोच्च वकील होते हैं, तो अतः इनकी योग्यता जो है वो जो राज्य के हाई कोर्ट है उनके जज के बराबर होना चाहिए, यानी कम से कम जो है वो क्या होना चाहिए, 10 वर्षों तक जो है वकालत का अनुभव वो रखता हो, या जो है 5 वर्ष तक जो है 5 वर्ष तक जो है जज के रूप में कार्य किया गया हो। कहाँ पर, तो कहीं पर भी राज्य में या फिर दूसरे राज्य में भी, या फिर जो जिला न्यायालय है वहाँ पर भी कार्य कर सकते हैं, या 10 साल कम से कम वकालत किया गया हो, या फिर जो हाई कोर्ट है वहाँ पर भी ये जज का कार्य किए हों। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, यानी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वही योग्यता इनके लिए भी चाहिए। अब देखिए ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर अगर इन्हें योग्यता चाहिए, तो उन्हीं से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि जो इनका कार्य है किस प्रकार से कार्य करता है। अब रहा कि इसका जो आयु सीमा ऊपरी या निचली आयु सीमा क्या है, तो कोई भी इसकी ऊपरी या निचली आयु सीमा नहीं है। ठीक है मित्रों, तो इसमें जो है इसमें कोई भी जो है इनकी ऊपरी या फिर जो है निचली आयु सीमा नहीं है। ठीक है, तो बस वो जज का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करेंगे तो उनको जो है फिर मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि जो इनका कार्य वगैरह है वो क्या हो सकता है। तो जो अगर इनके कार्य को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या करता है कि राज्य सरकार को जो है ये क्या करते हैं, कानूनी सलाह देते हैं ना, कि जो सरकार को किस प्रकार से किसी कानून को लागू करने के लिए, या अगर सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो उसमें भी ये जो है सलाह देते हैं। और राज्य सरकार का हाई कोर्ट में, यानी जो हाई कोर्ट है पटना उच्च न्यायालय है वहाँ पर ये पैरवी करते हैं मुकदमे का। इवन जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर भी जो है ये पैरवी करते हैं, यानी राज्य सरकार का ये वकील का कार्य करता है। तो प्रमुख कार्य अगर बात करेंगे तो ये जो है ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं इनका क्या हो गया, वकील का काम करते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब जब इनकी जो योग्यता है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर है, तो ये जो है क्या करते हैं कि कहीं पर भी राज्य के अंदर कोई भी अगर कोर्ट ले लिया जाए तो वहाँ पर इनको सुनवाई का अधिकार है, कहीं पर भी जाकर के ये जज के रूप में सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है फिर संवैधानिक उत्तरदायित्व का जहाँ तक बात हो गया, तो ये जो है संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन राज्य सरकार की तरफ से करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि इनको जो है क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त किया गया है। देखिए यहाँ पर मित्रों इनको 2 तरह का जो है विशेषाधिकार है। एक अनुच्छेद 177 के अंतर्गत जो है विधानसभा विधान परिषद कहीं भी अगर बैठक हो रहा है तो वहाँ पर जो है इनको बोलने का अधिकार है। जो कानून से संबंधित जानकारी है उस पर इन्हें बोलने का अधिकार है, किसी विधेयक पर बोलने का अधिकार है। और अगर कहीं पर कोई समिति बनाई गई है किसी विशेष बात को लेकर के, जैसे जांच समिति या फिर जो है किसी मामले को लेकर विशेषज्ञ समिति है ना, जैसे किसी कानून का निर्माण किया जा रहा है या मान के चलिए कहीं भ्रष्टाचार हुआ, उसमें अगर इनका समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वहाँ पर ये अपना पूरा का पूरा जो है मत रख सकते हैं, यानी अपनी जानकारी दे सकते हैं, जो उनका विचार है उनको रख सकते हैं। किंतु अगर मत यानी वोटिंग अगर होता है कि कौन किस फेवर में कितना है, हाँ, तो उनमें ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं कहीं भी नहीं, या विधानमंडल हो या फिर कोई समिति हो, कहीं पर भी नहीं कर सकते वो वोटिंग, है ना। अच्छा, इनको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जज वाला फैसिलिटी या पावर नहीं मिलता है, बल्कि इनको जो है एक विधायक का जो अधिकार है ना, वो विधायक का अधिकार भी अनुच्छेद 194 के तहत मिलता है। यानी जितनी भी तरह की सुविधाएं और जो अधिकार है, विशेषाधिकार जिसको हम लोग स्पेशल प्रिविलेज करते हैं,
वो जो मिलता है वो इन्हें भी प्राप्त होती है ना। यानी जो है भत्ता मिलता है जिस समय सत्र चल रहा है, अगर वो सत्र में जा रहे हैं, ठीक है। फिर निःशुल्क आवास मिलता है उनको, वाहन मिलता है, फिर सरकारी सेवक प्राप्त होते, इत्यादि इत्यादि खर्चे उन्हें मिलते हैं, ठीक है। तो इनको दो तरह का अधिकार, एक तो विधायक वाला भी मिल जाता है और एक जो है किसके द्वारा मिल जाता था, एक जो है ये आपका जज वाला भी मिल जाता है, क्योंकि ये राज्य सरकार का सर्वोच्च वकील होता है। और सर्वोच्च वकील जो होते हैं वो जो है राज्य हाई कोर्ट के जो है जज के बराबर होते हैं। अगर इनके कार्यकाल का बात किया जाए तो इनका जो है कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही जो है पद पर बने रहते हैं, यानी जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक पद पर बने रह सकते हैं। अब एक बात मित्रों यहाँ पर जानने की ये है कि देखिए, ये भारत में जो है, भारत में ब्रिटेन की तरह जो है, हम लोग ज़्यादातर जो चीज़ें लिए हैं कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। तो ब्रिटेन के तरह जो है यहाँ पर राजनीतिक पद नहीं है, राजनीतिक पद नहीं है, किंतु यहाँ पर जो है सरकार, जिस पार्टी की सरकार रहती है या जो मुख्यमंत्री है वो अपने इच्छा अनुसार जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि वर्ष 2023 में जो है जैसे नीतीश कुमार जो है पहले देखे थे कि राजद के साथ मिल गए, फिर बीजेपी में आ गए, फिर जो है राजद में चले गए, फिर बीजेपी में आ गए। तो जब वो जो है कि बीजेपी में पुनः आए तब जा कर के जो है कि फिर से वो उनको बनाए, मतलब किनको बनाए, पीके शाही जी को बनाए। और जब वो पद से इस्तीफा दे दिए तो इनको इस्तीफा देने के लिए कहा नहीं गया, क्योंकि ये कोई राजनीतिक पद नहीं है, किंतु ये जो है ऑलरेडी इस बात को समझा जाता है कि जिस पार्टी की सरकार रहती है या जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ रहता है वो अपने पसंद के अनुसार से जो है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं। ततः जैसे ही वह व्यक्ति इस्तीफा देता है, यानी उनकी सरकार भंग होती है, जैसे यहाँ पर बिहार में जो है नीतीश कुमार की सरकार भंग हो गई अप्रैल महीने में, तो फिर जो है वो देखिए जून तक रहे, जून मिड जून तक रहे, हालांकि उनको कहा नहीं गया, किंतु उन्होंने जो है नैतिकता को देखते हुए जो है इस्तीफा देना ही उचित समझा, क्योंकि नए सरकार में जो है नए तरीके से कार्यविधि होगी और जो कानून वगैरह होंगे उन पर जो है उनकी सलाह हो सकता है कि पिछले सरकार को या पिछले पार्टी को पसंद नहीं हो, तो अब जो है नए जब आए तो वो अपने हिसाब से करेंगे। तो अब जो नए आने वाले हैं समसामयिकी, इनको भी देख लेंगे थोड़ा, अभी जो है आगे जाएंगे तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि जो त्याग पत्र वाला बात हो रहा है ना, तो ये जो है कभी भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 14 जून को जो है क्या किए, पीके शाही जी ने 14 जून को इस्तीफा दे दिए, है ना, इस्तीफा दे दिए। अच्छा, अब उसके बाद जो है आगे फिर जो है नए जो महाधिवक्ता है उनकी नियुक्ति की जानी है। तो जो नए अधिवक्ता हैं उनकी नियुक्ति जो है किया गया है। तो चलिए इनका जो है कुछ समसामयिकी वाले बात को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है बिहार में नए अधिवक्ता जो है नियुक्त किए जाएंगे। तो अभी जो है नए जो अधिवक्ता हैं वो हैं SD संजय, ठीक है, SD संजय नाम है इनका, और ये जो है बीजेपी के पसंदीदा है, बीजेपी के पसंदीदा हैं, पसंदीदा है ना, मतलब पसंद का व्यक्ति है। कौन, तो SD संजय। अभी आपको याद रखना है कि ये जो है SD संजय नए बने। अच्छा, ये केम्मे नंबर के बने हैं, तो ये जो है 23वें नंबर के महाधिवक्ता बने हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम लोग और भी चीज़ें इसमें देखते हैं, कुछ चीज़ें देखिए कैसे होता है हमारा। तो ये जो है SD संजय अभी नियुक्त किए गए। इनका जो पूरा नाम क्या है, सत्यदर्शी संजय, है ना, सत्यदर्शी संजय बने हैं। और ये जो है पहले भी महाधिवक्ता के पद पर रह चुके हैं, कब से कब तक, तो ये रह चुके हैं वर्ष 2010 से 2014
14 तक, ठीक है। ये थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर बोलें या फिर हम बोलें एडवोकेट जनरल, है ना। तो ये रह चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर बाद में ये हट गए और फिर जा कर के जो है फिर से वकालत करने लगे। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं, जो महाधिवक्ता है वो वकालत कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको एक बात का ध्यान रखना होता है कि वो जो है राज्य सरकार के खिलाफ किसी मामले में वकालत नहीं करेंगे, और ख़ासकर जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक तो किसी भी अपराधी का जो है वो पैरवी नहीं करेंगे, यानी अपराधी का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। देखिए होता क्या है मित्रों, अपराधी जो होते हैं वो एक तरह से राज्य सरकार के अपोजिट में रहते हैं। कोई भी मान लीजिए अपराधी है, क्रिमिनल है, तो उनको जो है सजा दिलवाने का काम कौन करते हैं, तो राज्य सरकार करते हैं। अगर राज्य सरकार का वकील ही जो है उस अपराधी का बचाव करने लगे, यानी उनको सजा देने से बचाने लगे, तो फिर जो है वो कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी कंट्राडिक्शन से बचने के लिए जो है जब तक महाधिवक्ता पद पर रहते हैं तब तक वो राज्य सरकार के विपरीत जो है कार्य नहीं कर सकते हैं। प्लस और भी जो बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें अधिवक्ता का जो है विचार मांगा जाता है राज्य सरकार द्वारा, तो उस विचार जिसमें कि वो सलाह दिए हैं उस मामले में भविष्य में भी वो कभी, भले ही वो अपने पद से त्यागपत्र दे चुका हो या रिटायर हो चुके हों, तो तब भी जा कर के जो है उस मामले पर वो वकालत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आपको जो इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, कि महाधिवक्ता जो है अपने दिए गए मामले में भी जो है वो वकालत कर सकते हैं, जो सलाह दी है राज्य सरकार को उनके खिलाफ भी जाकर वकालत कर सकते हैं, तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। प्लस राज्य सरकार के बिना अनुमति का जो है किसी भी अपराधी का वो पैरवी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर आ रहा है कि राज्य सरकार का अनुमति से क्या तात्पर्य है, तो राज्य सरकार से अनुमति का तात्पर्य ये है कि राज्य सरकार जो है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो कोई व्यक्ति ऐसा होता है उनको जो है झूठे केस में फंसा दिया जाता है, और राज्य का जो मशीनरी है उन्हें भी इस बात का पता नहीं चल पाता है कभी कभी गलती से, और वो व्यक्ति सजा याफ्ता हो जाते हैं। तो फिर किसी तरह से PIL या किसी और माध्यम से जब उस केस की पुनर्सुनवाई शुरू होती है, तो वहाँ पर जो है महाधिवक्ता चाहे तो जो है उस व्यक्ति का जो है आपराधिक बचाव कर सकता है, यानी उनके तरफ से पैरवी कर सकता है, ठीक है। तो ये तो उनके तरफ से बातें थी, मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं कि और क्या होता है ना। अब जो है कुछ हमारा स्टैटिकल GK आ जाता है। इसमें देखिए कि जो बिहार के प्रथम महाधिवक्ता थे, जो क्वेश्चन इनसे बन सकता है मित्रों, उनको हम लोग कवर करते जा रहे हैं। तो बिहार के जो महाधिवक्ता हैं वो पहले महाधिवक्ता कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं बाबू बलदेव सहाय, है ना। अच्छा, उसके बाद जो अगर हम बात करेंगे इसके पहले और कौन थे, तो लाल नारायण सिन्हा थे, ठीक है। और सबसे अधिक बार बिहार में अभी तक में महाधिवक्ता बनने का अगर इतिहास पूछा जाए या रिकॉर्ड है, तो वो राम बालक महतो। तो याद रखिएगा कि राम बालक महतो जी जो है लंबे समय तक, यानी जो है वो 6 बार महाधिवक्ता बन गए, यानी 6 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में उन्होंने सेवा दी है। और SD संजय तो अभी जो है नियुक्त किए गए हैं। ये जो है सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। अभी अभी जो है हम लोग आगे इसी वीडियो में देखेंगे कि जो अटॉर्नी जनरल क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा बिहार वाला पार्ट था, और अगर इसमें हम लोग देखते हैं कुछ और जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का महाधिवक्ता, ठीक है मित्रों। अब हम लोग जो है भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में जानेंगे, यानी भारत के महाधिवक्ता कौन है। तो यहाँ देखिए भारत के जो महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल कहा जाता है महान्यायवादी। ये जो है भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च विधि अधिकारी,
है ना। अब सर्वोच्च का तो मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि सबसे बड़ा, और विधि अधिकारी, ठीक है। तो देखिए ये जो है एक तरह का संवैधानिक पद है, याद रखिएगा ये क्या है, संवैधानिक पद है, ठीक है। और ये कब सृजित किया गया, भारत के संविधान बनने के बाद। हालांकि जो है पहले से इस पद को देखा जा रहा है, लेकिन भारत में जो है जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब जा कर के जो है भारत में आपका अटॉर्नी जनरल को सर्वोच्च विधि अधिकारी घोषित किया गया, और संविधान में इसके लिए जो है उल्लेख किया गया है, ठीक है मित्रों। तो हम लोग जो है इसी को देखेंगे अभी कि जो है वर्तमान में कौन हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल है। अच्छा एक बात और इसमें हम लोग जान ले तो बेहतर रहेगा। देखिए होता क्या है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं भारत में जो अटॉर्नी जनरल होते हैं मित्रों, वो जो है हमारा भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ना। और अटॉर्नी जनरल का जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में इनकी नियुक्ति, कार्यों एवं सेवा शर्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए ये संवैधानिक पद है, किंतु इनमें जो है एक कानून लाया गया था, लॉ ऑफिसर टर्म्स एंड कंडीशंस रूल 1987, है ना, जिसमें 3 विधि अधिकारियों का जो है जिक्र किया गया है या जानकारी दी गई है। पहला तो जो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, यानी भारत का महान्यायवादी। इसके बाद जो है आता है भारत का महाधिवक्ता। हम क्या बताए थे कि जो स्टेट का टर्म होता है वहाँ पर एडवोकेट जनरल कहते हैं, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट का टर्म आता है, मतलब संदर्भ आता है, तो उसमें जो है महाधिवक्ता को सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और तीसरा जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के विधि अधिकारी के बारे में बात किया गया। पहला अटॉर्नी जनरल, फिर सॉलिसिटर जनरल, और बाद में एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो है एक तरह से सर्वोच्च विधि अधिकारी तो हमारे अटॉर्नी जनरल हो गए। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स हैं, ये सभी जो है वो अटॉर्नी जनरल के नीचे ही कार्य करेंगे, समझे। तो ये चीज़ें होता। अब देखिए इसमें जो है अगर बात किया जाए तो जो अटॉर्नी जनरल है वो मुख्यतः 3 अनुच्छेद के तहत जो है वर्णित किए गए हैं, यानी उनके विषय में कहा गया है। पहला तो अनुच्छेद नंबर 76 यानी 76, और दूसरा जो है अनुच्छेद नंबर 88 यानी 88, और तीसरा जो है अनुच्छेद नंबर 105(4), है ना। 105 अनुच्छेद है, सब क्लाउज 4 है। तो इसमें जो है इनके अधिकारों, मर्यादाओं, कार्यों इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो इनकी योग्यता है, महान्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए अब ये जो महान्यायवादी है, ये जो है हमारा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। तो इनकी जो योग्यताएं होती है, वो योग्यता की अगर बात करेंगे तो योग्यता, तो ये जो हम लोग बात कर सकते हैं वो होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। जो सुप्रीम कोर्ट है इनका जो जज है ना, जो जज बनने के लिए चाहिए योग्यता, वही योग्यता जो है यहाँ पर भी चाहिए। तो अब आप बता सकते हैं कि जज बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं संक्षिप्त जानकारी दे सकता हूँ। तो देखिए इसको ध्यान दीजिए। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, है ना, नागरिक। अच्छा दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए, 10 वर्षों तक, है ना, 10 वर्षों तक हाई कोर्ट्स में वकालत किया हुआ होना चाहिए, है ना, वकालत। या फिर जो है कम से कम जो है वो 5 वर्षों के लिए जो है हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, का जज।
और या फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर वकील है, 10 साल तक अगर कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में भी अगर वकील रहता है, वो सुप्रीम जो कोर्ट है उसमें भी अगर वो वकील रहते हैं, तब भी जाकर के जो है उन्हें क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है महाधिवक्ता। मित्रों, एक बात इसमें और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो है इनकी योग्यता जब जज के बराबर हो जाती है, तो जज का जो पावर होता है वो इसे भी मिलता है, यानी ये जो है पूरे भारत के किसी भी हाई कोर्ट में या कोर्ट में जो है सुनवाई करने का अधिकार रखता है एज जज। ठीक है। और ये जो है इनका जो पावर हो जाता है, ये संसद के तरह भी इनको पावर मिलता है अनुच्छेद नंबर 105 के तहत। ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब ये लोकसभा का या राज्यसभा का सत्र चल रहा होता है, तो वहाँ पर जो है ये अनुच्छेद 105 का जो सब क्लाउज 4 है, उसके तहत जो है विधि मामलों में अपना विचार प्रकट करने का इनको जो है अधिकार है। साथ में अगर ये किसी समिति का, यानी जो लोकसभा या राज्यसभा का कोई समिति है, तो उस समिति का जो है अगर ये सदस्य बनाए जाते हैं तो उसमें भी अपना ये पक्ष रख सकते हैं, किंतु वोटिंग का राइट किसी में नहीं है, चाहे वो लोकसभा का कोई अधिवेशन हो, ठीक है, या कोई कानून हो, या कोई विधेयक पारित हो रहा हो, या किसी समिति का कोई विधेयक पर चर्चा किया जा रहा हो, या किसी कार्य पर चर्चा किया जा रहा हो, तो वहाँ पर जो है इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अगर वस्तुतः इनके कार्य के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए इनका जो कार्य है वो कार्य अनुच्छेद नंबर, देखिए इनका जो कार्य है, अगर कार्य और दायित्व का बात करेंगे तो फंक्शन आ जाता है, फंक्शंस एंड ड्यूटीज। ठीक है। तो ये आता है अनुच्छेद को, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल नंबर 76(2), तो 76 जो है मतलब इसमें ही, यानी जो अनुच्छेद 76 है, इन्हीं में जो है भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, और जो सॉलिसिटर जनरल है, फिर जो एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल हैं, तो उनके बारे में बताया गया। तो उन्हीं में जो है सब क्लाउज दे करके इनके बारे में बताया गया। जैसे जो है हम लोग अभी बात किए थे कि जो इनकी जो नियुक्तियां हैं अगर हम बात करेंगे तो वो जो है 76(1) में दिया गया है। ठीक है, कि इनका जो क्या योग्यताएं होना चाहिए वो भी जो है 76 में दिया गया है। लेकिन अगर फंक्शन का बात करेंगे, यानी जो उनका क्या कार्य है, उनका क्या कर्तव्य है, तो उनको जो है अनुच्छेद नंबर 76(2) में दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, एक बार इसको जरा सा आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, ये तो भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, अतः भारत सरकार का जो भी कानून वगैरह होगा उन पर जो है इनका सलाह देने का कार्य है। ठीक है। फिर ये सिर्फ भारत सरकार का मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद ही नहीं, बल्कि ये राष्ट्रपति को भी जो है समय समय पर जब आवश्यक हो, जब राष्ट्रपति को जरूरत हो, तब जो है ये कानूनी सलाह उपलब्ध कराएंगे, है ना। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 143 यानी 143, जिसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जो है क्या कर सकता है, सलाह मांग सकता है किसी विधि के बारे में। ठीक है, संविधान के मामले के ऊपर कि क्या वो संविधान का उल्लंघन हो रहा है या टकराव हो रहा है, तो उसमें जो है पक्ष रखने के लिए अगर बुलाया जाएगा तो कौन जाएंगे, तो हमारे जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है अब सरकार के तरफ सरकार के साथ देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि सरकार के विरुद्ध जब किसी तरह का मामला किसी राज्य सरकार के द्वारा या फिर जो है किसी संगठन के द्वारा या फिर किसी कंपनी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा ही अगर दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर जो है वो केंद्र सरकार के तरफ से एज एडवोकेट यानी वकील के रूप में जो है पैरवी करने के लिए प्रस्तुत होता है।
ठीक है। ये खुद जो है वकालत कर सकता है, लेकिन वैसे मामले में वकालत कर सकता है जहां पर भारत सरकार जो है इन्वॉल्व नहीं हो, यानी भारत सरकार के विरुद्ध ये किसी तरह का आपराधिक या सिविल प्रक्रिया में वकालत नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ मामले में जो है जब भारत सरकार उन्हें अनुमति दे देती है, यानी केंद्र सरकार, तब जा कर के वो जो है आपराधिक व्यक्ति का भी जो है जिनके खिलाफ मतलब अपराध का आरोप लगाए गए हैं, उनके लिए जो है ये पैरवी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो है सरकार का पक्ष, यानी पूरे भारत सरकार का पक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न न्यायालयों में भी रखते हैं, या जो भी ट्राइब्यूनल्स बनते हैं उसमें भी रखते हैं। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तब क्या ये भारत सरकार के विरुद्ध वकालत लड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ों का इनको ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जहाँ पर जो है इन्होंने सलाह दिया है, मान लीजिए कोई कानून था, कोई भी कानून ले लेते हैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है ना, जो नागरिकता संबंधित कानून 2019 था। अगर उसमें मान लेते हैं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, तो उसमें जो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल रहे थे, उन्होंने अगर सलाह दिया होगा केंद्र सरकार को, तो फिर जब वो रिटायर हुए तो फिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो या कोई संस्था जो सरकार के अगेंस्ट इस बात को संवैधानिक उपबंधों के उल्लंघन के आधार पर अगर सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर किया हो सुप्रीम कोर्ट में, तब जो है वहाँ पर जा कर के जो है अटॉर्नी जनरल जो पहले रह चुके हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद जो है इस मामले पर केंद्र सरकार को सलाह दिया हुआ है। ठीक है। तो जब सलाह जिस मामले में आप दे दिए हैं, तब जा कर के आपको जो है उस मामले में सुनवाई करने का या फिर मुकदमा लड़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देख लिए, आपको ध्यान रखना है। फंक्शन एंड ड्यूटी जो है वो आर्टिकल 76 पॉइंट सब क्लाउज 2 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद अगर पावर्स का बात किया जाए, जो इनका पावर होता है, ठीक है, तो ये जो पावर होते हैं वो पावर किस में आता है, तो ये आते हैं आर्टिकल नंबर कितना 76(3) में। ठीक है। 76(3) में इनको जो है क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ। इसके साथ एक और अनुच्छेद है, मैं जो बता रहा हूँ वो है आर्टिकल 105 सब क्लाउज 4। इसके तहत जो है पहला तो इसमें देखिए, ये जो ऊपर 76.3 है, इसमें जो है इनको जो है कि मतलब कि भारत के किसी भी अगर उच्च न्यायालय का बात किया जाएगा, तो वहाँ पर जो है उनको सुनवाई का अधिकार है। सिर्फ उच्च न्यायालय नहीं, किसी भी तरह का न्यायालय में, क्योंकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको शक्ति होता है, तो अतः ये कहीं पर भी सुनवाई कर सकता है। मैंने पहले भी अभी इसके बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है। फिर ये संयुक्त बैठक जो होता है दोनों सदनों का, संसद का, वहाँ पर भी जो है इनको बोलने का अधिकार है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, एक और अनुच्छेद जो है इनको पावर देता है, वो है अनुच्छेद नंबर 88, है ना। तो 88 के तहत जो है ये अनुच्छेद और ये अनुच्छेद जो है, यानी ये दोनों अनुच्छेद जो है पार्लियामेंट से संबंधित है। तो इनको जो है अनुच्छेद नंबर 88 के तहत जो है पार्लियामेंट में या उनके समिति में बोलने का अधिकार है, बट वोट देने का अधिकार नहीं है। और अनुच्छेद 105 सब क्लाउज 4 के तहत जो है इनको जो सांसद को विशेषाधिकार प्राप्त है, वही विशेषाधिकार जो है इनको भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यायवादी जो है, भारत में महान्यायवादी का जो पद है वो बोल सकते हैं कि हम लोग जो है राजनीतिक नहीं है, किंतु यहाँ पर भी वही देखा जाता है कि जो इनका जो अगर हम बात करेंगे कि सरकार जैसे चेंज होता है, यहाँ देखिए कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट रहते हैं। और जैसे ही सरकार बदलती है वैसे ही जो है ये इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है। ये एक ही सरकार में कई बार जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, यानी उनका कोई पुनर्नियुक्ति के बारे में कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया हो। ठीक है। तो जैसे ही नए मंत्रिमंडल बनते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल, तो फिर जो है उसमें ये अटॉर्नी जनरल भी
चेंज हो जाते हैं, यानी वो इस्तीफा दे देते हैं। और राजनीतिक नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक पद ही नज़र आता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि जो इनका जो योग्यता है, तो वो तो हम लोग देख ही चुके हैं अभी कि जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनके बराबर जैसे 5 वर्ष के लिए हाई कोर्ट का जज बनिए, या हाई कोर्ट का वकील आप बन सकते हैं, या फिर आप जो है सुप्रीम कोर्ट के भी इवन वकील है, या फिर राष्ट्रपति के नज़र में, राष्ट्रपति का नज़र अगर आपके ऊपर पड़ जाता है, राष्ट्रपति के नज़र में, ठीक है, नज़र का मतलब क्या हुआ, उनके विचार में जो है आप विधि ज्ञाता हैं, विधि ज्ञाता हैं। ठीक है, भले आप इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप विधि ज्ञाता हैं, आप ना वकालत जानते हैं किए हैं और ना ही आप जज रहे हैं, लेकिन आपको विधि की जानकारी है अच्छा से, राष्ट्रपति को लगता है, यानी आधिकारिक तौर पर लगता है, तो भी जो है वो अटॉर्नी जनरल आपको नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, इसके बाद हम लोग जो है बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, इसमें जो है संवैधानिक स्थिति देख ली हम लोग, मुख्य दायित्व वगैरह देख लिए हम लोग। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ जो है हमारा, इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, हालांकि जो है मैं बता दिया उसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो संसद में बोलने का जो अधिकार है, वो उस बातों पर हम लोग जो है यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 88 के तहत संसदीय विशेषाधिकार, यानी जो संसद को अधिकार प्राप्त है वही अधिकार इन्हें भी प्राप्त है। ठीक है, यानी इनकी भी जो है, जब संसद में ये बोल रहे होते हैं तो उनकी आलोचना नहीं की जा सकती है। ठीक है, और अपना विचार जो है ये स्पष्ट तौर पर रख सकते हैं। इनको वेतन भत्ता भी उसी तरह का प्राप्त होगा जैसे संसद को होता है, उसी तरह का इम्यूनिटीज प्राप्त होगा, यानी इनकी भी गिरफ्तारी वगैरह सिविल मामलों में नहीं की जा सकती है, जिस प्रकार से जो है सांसद का होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम लोग आते हैं, एक और चीज़ें हैं इसके अंदर पर कि जो ये वाला चीज़ हम लोग देख चुके हैं मित्रों की, महान्यायवादी की जो सीमाएं क्या है, हितों का टकराव, यानी सरकार के विपरीत नहीं जाना है। जैसे देखिए, आप सरकार का विपरीत में जो, यानी जिस मामले पर आप सलाह दे चुके हैं उस पर पैरवी नहीं कर सकते हैं, और जिस समय आप अटॉर्नी जनरल उस समय तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर निजी जो है वो निजी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार के विरुद्ध ना हो। और जब तक आप एडवोकेट जनरल रहेंगे तब तक जो है आप किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकते, इस बात को आप याद रखिएगा। और ये जो है सिर्फ इसमें ही नहीं, राज्य का जो है, राज्य का जो एडवोकेट जनरल है उसमें भी जो है ये बातें लागू होता है कि आप किसी जो कंपनी है, यानी प्राइवेट जो संगठन है उसके अध्यक्ष वगैरह, आप निदेशक वगैरह नहीं बन सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गए। उसके बाद फिर और जो है हम लोग देखते हैं कि जो अभी सॉलिसिटर जनरल है, थोड़ा उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं मित्रों, तो यहाँ पर जो है हम लोग बात किए थे 3 लोग होते हैं। एक होते हैं हमारा अटॉर्नी जनरल, दूसरे होते हैं सॉलिसिटर, है ना, उसके बाद होते हैं हमारा सॉलिसिटर जनरल, ये एनी है। अच्छा, और थर्ड होते हैं हमारा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, GENAR। तो ये यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। देखिए, ये इनके नीचे, फिर ये लोग जो है इनके नीचे हो गए। तो अब देखिए, हर जगह, यानी हर एक, मतलब हर एक काम को अकेले अटॉर्नी जनरल तो पूरा नहीं कर सकता है। अतः जो है वो लोग अपने नीचे जो है किनको रखे हुए हैं, तो वो अपने नीचे जो है रखे हुए हैं सॉलिसिटर जनरल को। और सॉलिसिटर जनरल भी अपने नीचे जो है 5-6 लोगों को, हाँ 5 to 6 जो है ये रहते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। मैं अभी उनका नाम बताने वाला हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि हम लोग जो अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि ये वाला जो पद होता है, ये पद होता है हमारा संवैधानिक, यानी अनुच्छेद के तहत जो है इनको दिया गया है। वही जो है ये वाला जो है विधिक पद है ना, सॉरी वैधानिक पद है, ये विधिक भी बोल सकते हैं हम लोग, वैधानिक
पद है ये। अच्छा, वैधानिक पद को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टैच्यूटरी, है ना, स्टैच्यूटरी। तो स्टैच्यूटरी पद है ये, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि जो है एक कानून लाया गया था, हम लोग बात कर सकते हैं कि लॉ ऑफिसर टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स 1987, उसके तहत जो है सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल का पोस्ट क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है बस यही एग्जाम में इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो है ना, देखिए जहाँ पर कुछ काउज होता है या कुछ लेकिन निकलता है, वहाँ पर से ही आपको क्वेश्चन देगा। मान के चलिए आपने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 76 के तहत जो है अटॉर्नी जनरल है, और अनुच्छेद 165 के तहत जो है एडवोकेट जनरल है, लेकिन अगर सॉलिसिटर जनरल पूछेगा तो बोलिएगा अब तो उसके नीचे ही आता है, तो ये भी जो है आता होगा किसके अंदर? संवैधानिक पद के अंदर। लेकिन गलत है, ये संवैधानिक नहीं होकर के स्टैट्यूटरी है ना, समझ गए? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब उसके बाद जो है इनका कार्य भी वही होता है, ये असिस्टेंट के तरह भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ें हम लोग देख सकते हैं कि जो वर्तमान में जो है हमारे जो एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल केंद्र की सरकार के अधीन है, उनके हम लोग कुछ नाम्स को देख लेते हैं कि कौन कौन लोग जो है एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है, वो आपको काम आएंगे। उनको जो है हालांकि पूछा नहीं जाता है, एक सॉलिसिटर जनरल है, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो ये जो है इनका नाम है तुषार मेहता नाम है। क्या नाम है इनका? तुषार मेहता है, आप इनको ध्यान रखिएगा, तुषार मेहता, है ना, ये तुषार मेहता है। अच्छा, और ये जो है मतलब फिर से इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है सरकार ने। तो ये भी जो है उसी तरह से नियुक्त होते हैं जिस प्रकार से जो है अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया था, क्योंकि ये वैधानिक पद है। तो जब अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होगी तभी जो है उनके एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर अटॉर्नी जनरल का भी इसमें मत लिया जाता है कि जो है किनको हम सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त करें। उसी तरह सॉलिसिटर जनरल के नीचे जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उसमें भी इनका विचार लिया जाता है कि क्या किनको हम जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स में नियुक्त करें। हालांकि देखिए एक्चुअली में जो पावर रहता है वो प्रधानमंत्री के पास ही होता है, प्रधानमंत्री जिनका नाम का सिफारिश करेंगे वही होंगे। तो ये जो है पहली बार 2018 में जो है सॉलिसिटर जनरल बने थे, और तब से जो है ये लगातार इनका कार्य का विस्तार होते जा रहा है, और अभी भी जो है कार्य का इनका विस्तार किया गया है, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल के रूप में। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम लोग जो है देख लिए कि इसमें जो है कई और सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो इनका मदद करते हैं। किनका? सॉलिसिटर जनरल का। उनका हम लोग नाम जान लेते हैं। तो अभी जो है हमारे वर्तमान में एक हैं एन वेंकट रमन, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद है ऐश्वर्या भाटी, ऐश्वर्या राय नहीं समझिएगा, ऐश्वर्या भाटी, है ना, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। फिर है KM, मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश इसलिए मिला के लिख रहा हूँ, दो बातें हैं। एक तो आपको क्या रहेगा ना, देखिए क्या होता है कभी कभी कुछ बातें, कुछ वर्ड्स जो है हम लोगों को हिंदी का याद रहता है आसानी से, और कुछ वर्ड जो है इंग्लिश का रहता है। तो जैसे आप एन है तो AN थोड़ा सा ब्रेन में नहीं बैठेगा, लेकिन आपको एन का चित्र जो है तुरंत ब्रेन में बैठ जाएगा। तो एन वेंकट रमन जो है एक हो गए, ऐश्वर्या भाटी हो गए। फिर जो है हमारा KM जो है KM नटराज हो गए। नटराज पेंसिल तो आप लोगों ने लिखा ही होगा, नटराज, तो KM नटराज हो गए। फिर है बलवीर सिंह, बालवीर नहीं, बलवीर सिंह, है ना। थोड़ा सा पेन जो है ना चलने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए इस तरह की समस्याएं आ रहा है। आने वाला समय में इसे भी दूर कर लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मित्रों, हम लोग जो बात कर रहे थे वो थे बलवीर, ठीक है, बलवीर सिंह। और एक और हैं
कौन है हमारे, तो बलबीर सिंह के बाद हैं हमारे सूर्य प्रकाश वी राजू, जो हमारे सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश हैं उसी के तरह मिलता जुलता है, याद रखिएगा, लेकिन वो नहीं है। सूर्य प्रकाश, एक सूर्य प्रकाश भी आप याद रख लीजिएगा तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हमारे जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, एन वेंकट रमन, ऐश्वर्या भाटी, के एम नटराज, बलबीर सिंह और सूर्य प्रकाश। ठीक है, तो इसके अलावा भी जो है हम लोग अभी देखेंगे, देखिए क्या होता है कि ये तो हम लोग देख लिए किनको, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को। अभी जो हमारी नियुक्ति हुई है हम लोग देख सकते हैं कि जो आर वेंकट रमनी है ना, हमारे जो आर वेंकट रमनी है, यानी ये वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, इनको आगामी 2 वर्षों के लिए फिर से भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर दिए गए हैं। और ये 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर के 30 सितंबर 2027 तक प्रभावी रहेगा। और ये हैं 16वें नंबर के, याद रखिएगा ये क्या हैं, 16वें नंबर के। ये नंबर वगैरह जो है पूछा जाता है, तो इनको जो मैं लिख रहा हूँ इनको ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है और भी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है जानकारी कि ये तो 16वें नंबर के हो गए, और फिर जो है एक चीज़ और भी फैक्ट है यहाँ पर कि ये जो है 2010 और 2013 में भारत के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, अच्छा इसके पहले जो रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी रखना जरूरी है। सबसे पहले जो 1950 यानी पहले जो लोकसभा शुरू जिस समय हो रहा था उस समय जो है हमारे कौन थे, तो AMC, देखिए याद रखिए, सॉरी AM नहीं, AGMC है ना, शीतलवाड़, तो आप शीतलवाड़ भी अगर रिमेंबर रखिएगा तो ये पहले जो है हमारे अटॉर्नी जनरल रहे हैं। इन्होंने 13 वर्षों तक लगातार सेवा दी, जो सर्वाधिक रिकॉर्ड है। उसके बाद जो है 2014 में मुकुल रोहतगी है ना, मुकुल रोहतगी जो है ये जो है अटॉर्नी जनरल बने। और देखिए वर्ष 2014 और यहीं पर जो है 14th नंबर आप रिमेंबर रख सकते हैं। अच्छा, फिर 2017 में जो है के वेणुगोपाल जो है इन्हें बनाया गया, क्या बनाया गया, अटॉर्नी जनरल। तो ये जो है कितने नंबर के थे, ये अगर 14वें हो गए यानी 14th नंबर के, तो ये 15th नंबर के हो गए। ठीक है, अच्छा और बताया जाता है कि ये जो है 2000 अनुच्छेद 370 जैसे जटिल मुद्दे को सुलझाने में सरकार की मदद की। हालांकि ये नहीं पूछा जाए, बस नंबर ही अगर आपको ध्यान में है। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी करेंट का आपको नहीं पूछ करके पीछे का पूछ देंगे कि जो है 15वें नंबर के जो है अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो आप आराम से, यह 2017 में जो है अटॉर्नी जनरल किन्हें बनाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इससे बाहर आपको कहीं भी नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से 2 बार 3 बार देख लीजिए। जो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये मित्रों इसमें जो है हम लोग इस तरह के चीज़ों को देखें। और फिर जो है अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही लेने देते हैं। मैं जानता हूँ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा समझाने में समय लग जाता है। आगे से कोशिश करेंगे इसको और छोटा बनाने का। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।